आ सकते हैं वो है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन को अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। बाकी डाइज में तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, ना एडिशन के अंदर कोई खास बात है। तो ये टॉपिक है हमारा पहला टॉपिक, वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, अब देखो बेटा, इस लफ्ज को अगर देखेंगे आप लोग, पॉलीमराइजेशन, पोली का मतलब होता है मेनी, और मर का मतलब होता है यूनिट। आप कहते हो यूनिट कह दो, इसको पार्ट कह दो, या इसको आप कह दो मालिक्यूल, इसको आप मालिक्यूल भी कह सकते हो। तो जो पॉलीमराइजेशन है वो प्रोसेस है जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स, या लो molecular mass compounds combine to form larger molecular mass compound. That larger molecular mass compound is called polymer, and the process is called polymerization. देखो, the process in which smaller molecules in which smaller molecules join together, smaller molecules join together to form larger molecules. उन लार्जर मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। और प्रोसेस को क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, जिसके अंदर छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, और वो मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस जो है, जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में मॉलिक्यूल सिंपली ऐड होते हैं, और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर होता है, जिसमें मॉलिक्यूल सिंपली ऐड होते जाएंगे। और जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। दो मोनोमर आपस में मिलेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल या स्मॉलर कोई और मॉलिक्यूल भी रिमूव हो सकता है, जिसमें अमोनिया भी रिमूव हो सकती है, मीथेनॉल भी रिमूव हो सकता है, मगर यूजुअली वाटर रिमूव होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर। तो आप देखो, ये ए है, इसको मैं कह रहा हूं मोनोमर। ये भी ए है, इसको भी मैं क्या बोलूंगा? ये भी मोनोमर है। ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और उन्होंने बना लिया डाइमर। डाइमर से मुराद यह है दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो गए। डाई का मतलब है दो, मर का मतलब है मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए तो ये बन गया डाइमर। अच्छा, ये डाइमर जो है एक और मोनोमर के साथ मिलके मिल जाता है और बनाता है ट्राइमर। ट्राइमर बनाता है, और ट्राइमर जो होता है एक और मोनोमर के साथ मिलकर क्या बनाता है? ये टेट्रामर। और जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक एक कंबाइन हो जाएंगे, इसको हम कहेंगे पॉलीमर। तो अब उसको मैं लिखूंगा एन ए। एन ए। अब एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इसको कह सकते हो। या आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? इसको मैं इस तरह लिखूंगा एन। और जो एन है, एन क्या है? यह है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। जो एन है यह है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन।
या इसको मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कि कितने जो यूनिट्स है वो रिपीट हुए आपस में, कितने यूनिट्स हैं जो आपस में कंबाइन हो गए हैं। तो एन जो है वो रिपीटिंग यूनिट्स है, या एन जो है वो मोनोमर की तादाद है। अगर आप पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं तो मोनोमर को मल्टीप्लाई करेंगे एन के साथ। मोनोमर को मल्टीप्लाई किससे करना है, एन के साथ। ठीक है, अगर सपोज करते हैं मोनोमर का जो मास है वो 28 है, मोनोमर का ये जो मोनोमर ए है इसका जो मास है वो 28 है, और एन की तादाद 1000 है, तो 28 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पॉलीमर का मोलर मास भी मिल जाएगा। जो पॉलीमर होगा उसका जो मोलर मास होगा वो आपको मिल जाएगा, अगर आपको एन का पता है तो एन का पता है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस मोनोमर के मास के साथ। अच्छा, अब आते हैं प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। देखो बेटा, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन दो टाइप के है, एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एक एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो पहले आते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन पे। एडिशन पॉलीमराइजेशन द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ये प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन का, इन विच मॉलिक्यूल्स आर सिंपली एडेड और कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसके अंदर, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। इट अकर्स इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। ये किसके अंदर होता है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर होता है ये। अच्छा, एग्जांपल, पॉलीइथीन। देखो पॉलीइथीन मतलब इथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज हो जाएंगे और प्लास्टिक बनाते हैं, पॉलीइथीन प्लास्टिक है ये, पॉलीइथीन। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीए, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन। अच्छा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन है। तो जिसके अंदर देखो डबल बॉन्ड्स होंगे उनके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। देखो इथीन है ये, इथीन, इसके एन मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक इथिन का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ मिलेगा, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ, पांचवें छठे के साथ, और लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी। तो इथिन को हम क्या करते हैं, हीट देते हैं हाई प्रेशर पे, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रेसेस होंगे, माइन्यूट क्वांटिटी ऑक्सीजन की होगी,
तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा पॉलीथीन बैग्स। ये जो पॉलीथीन शॉपर होती है वो इथीन से बनती है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? इन लग जाएगा। अगर इसका मालिक्यूल मास निकालना चाहें तो आप देखो इथीन का मालिक्यूल मास कितना है? 24, कार्बन का हो गया 28, 28 इनका मालिक्यूल मास है। और इन की तादाद अगर 1000 है तो 28 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मालिक्यूल मास क्या हो जाएगा? 28,000 हो जाएगा। देखो ये मोनोमर का मास है, ये जो मोनोमर उसका मास है 28। और ये क्या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है कि 1000 मोनोमर आपस में कंबाइन हो गए, तो उसका जो मालिक्यूल मास होगा वो क्या होगा? 28,000 हो जाएगा। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं पॉलीइथीन। ये क्या है? पॉलीइथीन है। पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलिन डबल बॉन्ड के जरिए आपस में ऐड हो जाएंगे। देखो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और डबल बॉन्ड के जरिए आपस में ये क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। और इस टाइप के पॉलीमराइजेशन को हम क्या कहते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब इसके अंदर मोनोमर एक टाइप का है, सेम टाइप का मोनोमर है, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? होमोपोलीमर। देखो होमोपोलीमर्स को कहा जाता है which contain same type of monomer। मोनोमर सेम टाइप का हो, ठीक है। अब देखो ये है जैसे विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड है ये। अच्छा, इसको आप क्लोरोइथीन भी कह सकते हो। आईपी नेम इसका क्लोरोइथीन है। विनाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है H2O2 कैटलिस्ट। 60 से 62 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको क्या करेंगे? हम हीट देंगे। और ये पराक्साइड कैटलिस्ट है, पराक्साइड। तो इसका जो मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन वाला होगा, क्योंकि पराक्साइड जब भी कैटलिस्ट बनता है तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी इनके अंदर। तो ये क्या होगा? फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी इसके अंदर। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। तो ये देखो ये विनाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, Cl। अच्छा, यहाँ पे इनकी तादाद n है। n का मतलब है 1000, 2000, 3000, 4000, जितनी भी हो, जितने भी मोनोमर को आप ऐड करना चाहें, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डीपी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये बन गया पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड। अच्छा, पीवीसी के पाइप्स वगैरह आते हैं, जो पानी के जो पाइप्स आते हैं ये पीवीसी के होते हैं। इलेक्ट्रिकल केबल के ऊपर जो कवर होता है, इंसुलेटिंग कवर जो होता है वो पीवीसी का होता है। तो ये पीवीसी है, पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड जो है ये प्लास्टिक होती है किस्म की। अच्छा, प्लास्टिक दो किस्म की होती है, हमारे बुक में भी है। एक है थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक, थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक। एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक में आ जाती है। ये थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक है, हीट देने से सॉफ्ट हो जाती है। हीट देने से क्या हो जाता है? जिस तरह पाइप होते हैं, हीट देने से वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और कूल करने से वो हार्ड हो जाते हैं। देखो जो पानी के पाइप्स आते हैं, जब उनको हमें जोड़ना होता है, आपस में मिलाना होता है, तो थोड़ा उसको हम क्या करते हैं? हीट देते हैं, और हीट देने से वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और कूल करने से वो हार्ड हो जाते हैं। इसको कहते हैं थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक।
ये जो थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक है उसको आप इजीली मोल्डेड कर सकते हैं किसी भी शेप में, किसी भी शेप में इसको ढाल सकते हैं आप लोग। और इनकी रिसाइकलिंग भी होती है, इनका दोबारा यूज भी है। अगर सपोज करते हैं ये खराब हो जाते हैं तो सपोज इसको फैक्ट्री में वापस भेजकर इसके दूसरी चीज भी बना सकते हैं या सेम पाइप बना सकते हैं। मगर ये थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक है जो इजीली मोल्डेड हो जाती है और रिसाइकलिंग हो जाती है इसकी। दूसरी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक मरतबा सेट हो गई दोबारा यूज में नहीं आएगी। जिस तरह इलेक्ट्रिकल बोर्ड के बटन है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड के जो बटन है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आ जाते हैं। एक मरतबा सेट हो गए तो दोबारा यूज में नहीं आएंगे, इनकी रिसाइकलिंग नहीं होगी, दोबारा हीट देने से ये सॉफ्ट नहीं बनते। तो ये बैकलाइट जो पॉलीमर है जिसको हम कहते हैं बैकलाइट पॉलीमर, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। इलेक्ट्रिकल बोर्ड के बटन, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लास्टिक होती है, हार्ड प्लास्टिक, वो जो होती है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आ जाती है, इसका दोबारा यूज ही नहीं है। तो ये होमोपॉलीमर है। इसके अलावा ये विनाइल एसीटेट, ये विनाइल एसीटेट है, इसको हम कहते हैं विनाइल। और ये क्या है, एसीटेट है, CH3COO एसीटेट। विनाइल जो एसीटेट है इसकी भी एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाती है, ये भी आपस में ऐड हो जाता है, विनाइल क्लोराइड की तरह ही ऐड होगा। और ये बन गया, देखो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ गया। ये, और यहां पे मैं एन लगा देता हूं, तो इसको मैं कहता हूं PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट। तो ये विनाइल एसीटेट है और ये बन गया पॉलीविनाइल एसीटेट। तो ये जो पॉलीविनाइल एसीटेट है ये एक्चुअली वाटरप्रूफ होता है। तो वाटरप्रूफ टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है। वाटरप्रूफ जो टेक्सटाइल है, पैराशूट का जो कपड़ा होता है उसके अंदर PVA इस्तेमाल होता है। और दूसरा PVA इस्तेमाल होता है चीविंग गम, जो चीगम होते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है, पॉलीविनाइल एसीटेट। अच्छा, उसके बाद है विनाइल साइनाइड। ठीक है, ये है, इसको मैं कहता हूं विनाइल साइनाइड। ये विनाइल साइनाइड है, विनाइल साइनाइड। और विनाइल साइनाइड को कहा जाता है एक्राइल और नाइट्राइल। ये आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं, एक्राइल और नाइट्राइल। और ये भी क्या बनाते हैं, इन लगा देता हूं, इसको कहते हैं पोली एक्राइलो नाइट्राइल, पोली एक्राइलो नाइट्राइल, पोली एक्राइलो नाइट्राइल। अच्छा, इसको देखो, ये भी विनाइल पॉलीमर है किस्म का, इसके अंदर रिंग होती है, इसको कहते हैं स्टाइरीन। ये स्टाइरीन है, किसकी मौजूदगी में, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की मौजूदगी में, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है उसकी मौजूदगी में। और ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड क्या है, ये एक्चुअली फ्री रेडिकल बनाने के लिए होता है। जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है और पूरा फ्री रेडिकल चेन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगी इसके अंदर, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इसके अंदर भी क्या होगा, जो मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन वाला होगा। C6H5 डबल बॉन्ड टूट गया, यहां पे मैं N लगा देता हूं, इसको मैं कहता हूं पॉलीस्टाइरीन।
क्या बन गया? पॉलीस्टायरीन। अच्छा, अब आते हैं, अगर इसका मैकेनिज्म आप जानना चाहो, देखो इसका जो मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म ऑफ एडिशन polymerization is free radical chain reaction। क्या होगा? फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन वाला मैकेनिज्म होगा। और मैकेनिज्म में आपने पढ़ा था जो मीथेन के अंदर होता है, जैसे वो तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो पहले इसमें होता है इनिशिएशन, इनिशिएशन इनिशिएशन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बनेंगे। जो इनिशिएशन है उसके अंदर क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल बाय फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल डिसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड। तो ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड है ये। और जब फोटॉन्स पड़ेंगे तो क्या होगा? यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा इसका, इस तरह होमोलाइटिक होगा। इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। फ्री रेडिकल जब भी बनते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह होगी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वली तकसीम हो जाएंगे। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो देखो इक्वली तकसीम हो गए, इसका इलेक्ट्रॉन को मिल गया, इसका इलेक्ट्रॉन को मिल गया। ये फ्री रेडिकल बन गया, RCW फ्री रेडिकल। RCW फ्री रेडिकल जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। RCO फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाता है। किसमें? अल्काइल फ्री रेडिकल में, अल्काइल फ्री रेडिकल। और दूसरा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये अल्काइल फ्री रेडिकल जो है ये अटैक करता है किसके ऊपर? स्टारीन के ऊपर। ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल, इसको हम कहते हैं अल्काइल फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल। ये अटैक करेगा किसके ऊपर? ये अटैक करेगा स्टारीन के ऊपर। और इस स्टेप को कहते हैं प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। अच्छा, तो प्रोपेगेशन में देखो अल्काइल फ्री रेडिकल अटैक करता है किसके ऊपर? स्टायरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर। और ये जो बांड टूटेगा, ये जो डबल बांड टूटेगा वो भी इस तरह टूटेगा, डबल बांड भी इस तरह टूटेगा। एक इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली तकसीम हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा अपना। देखो ये जो फ्री रेडिकल है इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड, CH C6H5 और फ्री रेडिकल।
इसके पास फ्री रेडिकल मौजूद है। ये अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये जो R है CH2 CH ऊपर फ्री रेडिकल और C6H5, ये अटैक किस पे करता है? स्टारिन के न्यू मॉलिक्यूल के ऊपर, स्टारिन के जो नया मॉलिक्यूल उसके ऊपर अटैक कर रहा है, फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ स्टारिन। अब इसमें बॉन्ड कैसे टूटेगा? फ्री रेडिकल बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा। इसका मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वली तकसीम हो जाएंगे। और ये अब किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इसके साथ चेन देखो लॉन्गेस्ट बन रही है। चेन क्या बन रही है? लॉन्गेस्ट R CH2 C6H5। उसके बाद इसका बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया CH2 CH C6H5 फ्री रेडिकल। तो अब ये चेन बढ़ती जाएगी, चेन आगे बढ़ती जाएगी, लॉन्गेस्ट बनती जाएगी, जब तक इसको आप टर्मिनेट नहीं करते, जब तक आप टर्मिनेट नहीं कर देते। तो फाइनली क्या बन जाएगा? फाइनली ये बन जाएगा, देखो फाइनली क्या बन जाएगा? CH2 CH C6H5 फ्री रेडिकल और N, मतलब N मॉलिक्यूल्स इसके कंबाइन हो जाएंगे, हजारों मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे आपस में। अभी भी फ्री रेडिकल इसके पास मौजूद है, अभी भी फ्री रेडिकल इसके पास क्या है? मौजूद है। हाँ, अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? टर्मिनेट, तो टर्मिनेशन हो जाएगी, एक नया फ्री रेडिकल आ जाएगा यहां इसके पास, एक नया फ्री रेडिकल आएगा जो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, बस टर्मिनेशन इसकी हो जाएगी। इसको अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हो, टर्मिनेशन इसकी करना चाहते हो, इसको खत्म करना चाहते हो, तो क्या होगा? अब देखो C2 C6H5 इसके N मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक ही होगा, तीसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा N मॉलिक्यूल। अभी भी फ्री रेडिकल मौजूद है, अभी भी चेन बढ़ सकती है, मगर अब उसको बढ़ना नहीं है, अब इसको खत्म करना चाहते हैं। तो एक नया जो R आएगा, क्योंकि हमारे पास दो R थे, ये जो एक R ने इसको इनिशिएट किया था, अब अगर खत्म करना चाहते हैं तो ये दूसरा R आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह हो जाएगा CH2 C6H5, क्या लग जाएगा यहाँ पे? एक R लग जाए बस, और टर्मिनेशन होगी इसकी, यहाँ पे N लगा हुआ है। तो ये इसका था मैकेनिज्म, एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म। अब आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन type of polymerization in which similar molecule such as water is removed। देखो, ऐसी पॉलीमराइजेशन की टाइप जिसके अंदर छोटा सा मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, छोटा सा मॉलिक्यूल वाटर भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकती है, मीथेनॉल, मगर यूजुअली वाटर रिमूव होता है, इसलिए मैंने वाटर को लिखा है, बाकी को नहीं लिखा। तो वाटर रिमूव हो जाएगा, और इस टाइप के पॉलीमराइजेशन को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब मैं बता दूं, पॉलीमराइजेशन जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है वो दो टाइप की हो सकती है, एक नेचुरल, एक सिंथेटिक। बेटा नेचुरल भी है ये, प्रोटीन नेचुरल पॉलीमर है, जो स्टार्च है वो नेचुरल पॉलीमर है, सेलुलोज भी नेचुरल पॉलीमर है, जो डीएनए नेचुरल पॉलीमर है ये, ठीक है, ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं। इवन जो रबड़ होती है जो प्लांट से हमें मिलती है वो भी नेचुरली पॉलीमर है। अच्छा, दूसरा है आर्टिफिशियल पॉलीमर, जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। देखो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैंने कहा दो टाइप की है, एक नेचुरल पॉलीमर और जैसे कि दूसरा क्या होता है? सिंथेटिक पॉलीमर।
इनमें एक नेचुरल पॉलीमर आ जाता है, प्रोटीन नेचुरल पॉलीमर है, एंजाइम, हालांकि एंजाइम भी प्रोटीन के टाइप ही है मगर एंजाइम भी पॉलीमर है, स्टार्च पॉलीमर है, जो सेलुलोज है ये भी पॉलीमर है, ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये नेचुरल पॉलीमर है। सिंथेटिक पॉलीमर, एक है बैकलाइट, सिंथेटिक पॉलीमर है, नाइलून 66 सिंथेटिक पॉलीमर है। इसके अलावा पॉलीईस्टर पॉलीमर, और ये भी क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। तो इनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। तो पहले पढ़ते हैं हम बैकलाइट को। इट इज पॉलीमर, इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, अ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। और ये हार्ड टाइप की प्लास्टिक होती है, इट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। एक मर्तबा सेट होगी दोबारा रीवर्क में नहीं आएगी, एक मर्तबा सेट होगी दोबारा यूज में नहीं आएगी। तो इसको सेटिंग से पहले हीट दी जाती है, सेट किया जाता है इसको, मगर दोबारा ये यूज में नहीं आती है, इसकी रिसाइकलिंग नहीं होती। इलेक्ट्रिकल बोर्ड के बटन वगैरह ये सभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आ जाते हैं। तो अब आते हैं, देखो ये फिनोल है, और प्लस फॉर्मल्डिहाइड का ये मॉलिक्यूल हो गया। एक और फिनोल का मॉलिक्यूल आ गया, फिर एक और फॉर्मल्डिहाइड आ गया, ऐसे चेन आगे बढ़ती जाएगी। अब क्या होगा, यहां से एच निकलेगा, यहां से एच निकलेगा, इधर से एच निकलेगा। अब देखो, इधर से एच, इधर से ओ, इधर से एच, वाटर रिमूव हो गया। इस फिनोल से हाइड्रोजन निकल रही है, इस फिनोल से भी हाइड्रोजन, इस और फॉर्मल्डिहाइड से ऑक्सीजन। इस फिनोल से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन, इससे क्या निकलेगी, ऑक्सीजन। और जो अगला फिनोल का मॉलिक्यूल होगा उसमें से भी हाइड्रोजन निकलेगी। ये हाइड्रोजन इधर से निकली, यहां से ऑक्सीजन, एक और फिनोल वहां से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, और ऐसे चेन बढ़ती जाएगी। यहां से भी एच निकलेगा। तो क्या बन जाएगा, देखो इस तरह का एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाती है। देखो यहां पे आएगा फिनोल, यहां पे फिनोल आ गया, इधर आएगा CH2, यहां पे बीच में CH2 आएगा, इधर क्या आएगा, फिनोल आएगा, फिर CH2 आएगा, ऐसे। तो देखो यहां से हाइड्रोजन निकल गई, यहां से भी हाइड्रोजन निकली, इधर से ऑक्सीजन, इधर से हाइड्रोजन, वाटर रिमूव हो गया, और यहां से भी वाटर रिमूव हो गया। तो अब देखो लॉन्गेस्ट चेन बन गई, फिनोल, फिर दरमियान में CH2। ये CH2 क्या, मिथाइलिन ग्रुप है,
जो दो फिनोल के मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करता है, बाइंड कर लेता है। और यहाँ पे मैं एन लगा देता हूं। तो इसको हम कहते हैं बैकलाइट पॉलीमर। ये बैकलाइट पॉलीमर है। तो इधर देखें, यहां से एच, यहां से भी एच, यहां से ऑक्सीजन, वाटर रिमूव हुआ। इधर से एच निकली, यहां से ऑक्सीजन निकलेगी, अगले फिनोल से भी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, वाटर रिमूव हो जाएगा। और यहां से भी हाइड्रोजन निकलेगी, और यहां से फॉर्मल्डिहाइड होगा, वहां से ऑक्सीजन निकलेगी, एक और फिनोल होगा, वहां से हाइड्रोजन निकलेगी। इस तरह वाटर रिमूव होता जाएगा और इनके आपस में एडिशन होती जाएगी। अच्छा, सेकंड नंबर पे नाइलून 66। नाइलून 66, इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। ये कंडेंसेशन पॉलीमर है किसका, हेक्सामिथाइलिन। डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड। इट इज कोपोलीमर। कोपोलीमर बिकॉज it contains two different monomer, two different monomer। अगर दो डिफरेंट मोनोमर हैं तो उनको कहते हैं कोपोलीमर। अगर एक सेम टाइप का मोनोमर है उसको हम कहते हैं होमोपोलीमर। देखो पहले आपको मैंने पढ़ाया था होमोपोलीमर। ये जो एडिशन पॉलीमरेशन की एग्जांपल पढ़ रहे थे, इनके अंदर सब क्या थे, होमोपोलीमर थे। हाँ, एडिशन के अंदर कोपोलीमर भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट मोनोमर भी मिल सकते हैं, एडिशन पॉलीमरेशन कर सकते हैं। मगर देखो कंडेंसेशन के अंदर जो भी एग्जांपल आपने दोनों पढ़ी है, ये भी कोपोलीमर की है। कोपोलीमर का मतलब है दोनों डिफरेंट मोनोमर है। इसके अंदर भी ये भी क्या है, कोपोलीमर है, क्योंकि डिफरेंट मोनोमर है। तो यहां हमारे पास है हेक्सामिथाइलिन, डाइअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। हेक्सा, हेक्सा क्यों कहते हैं, CH2 6 मरतबा रिपीट हुआ, CH2 6 मरतबा रिपीट होगा, CH2 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 6 मरतबा आएगा, और इसलिए इसको लिखा हेक्सा। CH2 को पढ़ते हैं मिथाइलिन, डाइअमाइन, दो अमाइन लगे हुए हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं 1,6 हेक्सेन डाइअमाइन। तो ये 1,6 हेक्सेन डाइअमाइन भी है। 1,6 हेक्सेन डाइअमाइन मतलब 6 कार्बन की चेन है, अमाइन एक फर्स्ट कार्बन पे और एक लास्ट कार्बन पे, छठे कार्बन पे लगा हुआ है। अच्छा, दूसरा है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, और ये है एडिपिक एसिड, ये हेक्सेन डाइओइक एसिड है। इसको हम कहते हैं एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। इसमें भी 6 कार्बन की चेन है, और ये है 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड। अच्छा, फिर दोबारा में लिखना पड़ेगा मुझे एक और मोनोमर, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन मुझे और मरतबा लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर आगे नहीं लिखेंगे हम क्योंकि चेन बड़ी हो जाएगी। अब देखो वाटर किस तरह रिमूव हो जाता है। यहां से देखो वाटर रिमूव हो गया,
यहां से OH निकला, इधर से H, इधर से देखो वाटर रिमूव हो गया, और यहां से भी वाटर रिमूव होगा, यहां से H निकलेगा, ठीक है, ये भी H निकल जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, देखो देखो यहां पे वाटर रिमूव हो गया, तो CO और NH का लिंक बन गया, CO और NH का लिंक बना, CO NH का लिंक बनेगा, इधर भी क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा CO, इधर आ गया NH, लिंक बन जाएगा, यहाँ पे वही लिंक बन जाएगा, और जिसको कहते हैं अमाइड लिंकेज। बेटा CO NH लिंकेज को क्या पढ़ते हैं, अमाइड लिंकेज। तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा, NH और NH ने, यहाँ पे H नहीं लिखूंगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो बांड छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आगे चेन बढ़ती जाएगी, इसलिए CH2 होल 6 NHCO, ये देखो नया लिंक बन गया, जिसको कहते हैं अमाइड लिंकेज, अमाइड। और ये सेम टाइप का लिंकेज प्रोटीन के अंदर भी पाया जाता है। प्रोटीन के अंदर इस लिंकेज का नाम होता है पेप्टाइड लिंकेज। उसके बाद CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O, मैं इसको छोड़ देता हूं, यहाँ पे N लगा देता हूं, क्योंकि आगे लिंक बनता जाएगा। आगे CO का लिंक किसके साथ होगा, NH के साथ। ये जो CO है ना, इसका लिंक किसके साथ होगा, NH के साथ, वो बन गया, देखो इधर ये लिंक बना, मगर मैं यहाँ पे इसको शॉर्टकट में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो एक देखो अमाइड लिंकेज यहाँ पे बनेगा, एक अमाइड लिंकेज यहाँ पे बनेगा, एक इधर लिंकेज बन जाएगा, ये अमाइड लिंकेज, इसलिए इसको कहते हैं पोली अमाइड पॉलीमर। देखो ये क्या है, पोली अमाइड पॉलीमर। तो नायलॉन की जो डोरी वगैरह बनती है, नायलॉन की जो डोरी वगैरह बनती है, वो इसी से बनती है, जिसको फिशिंग को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिश को पकड़ने के लिए नेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या नायलॉन की डोरी है जिसको किसी भी काम के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये आप नायलॉन 6 क्यों कहते हैं इसको, नायलॉन 6 इसलिए कहते हैं, दोनों मोनोमर के अंदर 6 कार्बन है, दोनों जो मोनोमर है दोनों के अंदर 6 कार्बन है, इसलिए इसको कहा जाता है नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, किसका, हेक्सामिथाइल डायमाइन और एडिपिक एसिड। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड और 1,6 हेक्सेन डाइअमाइन, और इसलिए इसको कहते हैं नायलॉन 6। इसको पॉलीअमाइड पॉलीमर भी कहा जाता है। नायलॉन 6 का दूसरा नाम क्या है, पॉलीअमाइड पॉलीमर। अब आते हैं पॉलीस्टर। पॉलीस्टर, अच्छा जो पॉलीस्टर है, ये पॉलीस्टर फैब्रिक होता है, पॉलीस्टर का कपड़ा होता है, और ये जो पॉलीस्टर का फैब्रिक है या पॉलीस्टर का जो पॉलीमर है, इसके अंदर जो ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, इट इज कोपॉलीमर। ये कोपॉलीमर है किसका, उसमें एक होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है इसके अंदर, इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका ये फार्मूला है, इथाइलिन ग्लाइकोल का। यह है 1,2 इथेन डाइओल, 1,2 इथेन डाइओल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये 1,2 इथेन डाइओल है। एंड टेरिफिथलिक एसिड, और क्या होता है इसके अंदर, टेरिफिथलिक एसिड होता है। टेरिफिथलिक एसिड है 1,4, 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसके अंदर मोनोमर है, ये इसके अंदर क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं।
ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसको विसिनल डाइओल भी कहते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको विसिनल डाइओल भी कहा जाता है। और दूसरा होता है टेरिफिथेलिक एसिड। तो टेरिफिथेलिक एसिड को मैं इस तरह बना लेता हूं, ये बेंजीन की रिंग है और दो कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये देखो, ये दो कार्बोक्सिल ग्रुप हो गए और ये टेरिफिथेलिक एसिड है। टेरिफिथेलिक एसिड, कहीं पे ये लिखा होता है C6H4, क्योंकि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है, दो हाइड्रोजन की जगह पे ये दो कार्बोक्सिल ग्रुप लगे। जब दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो बाकी हाइड्रोजन कितनी बचेंगी बेंजीन में? C6H4। तो किसी जगह पे यहाँ पे लिखा होता है C6H4, मगर इसका फार्मूला इस तरह लिखा होता है C6H4 COOH, और यहाँ पे COOH एसिड। तो ये है, कोई फर्क नहीं इसके अंदर। और यहाँ पे दोबारा क्या आ गया? इथाइलिन ग्लाइकोल आ गया। अब क्या होगा? वाटर रिमूव हो जाएगा। किस तरह वाटर रिमूव होगा? अल्कोहल से H निकलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH। अल्कोहल से H और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलेगा? OH। अल्कोहल से H निकलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलेगा? OH। वाटर बन जाएगा। और इनके बीच में जो लिंकेज बनेगा वो कौन सा होगा? ईस्टर होगा। इनके बीच में जो लिंकेज बनेगा वो क्या होगा? ईस्टर लिंकेज बनेगा। तो याद कर लो, इनके बीच में जो लिंकेज बन जाता है वो ईस्टर होता है। इसको आप इस तरह लिख सकते हो, OCH2 CH2। अब क्या होगा? फिर आएगा O। अब यहाँ पे देखो ईस्टर लिंकेज बनेगा इनके बीच में, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन की रिंग, फिर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। आगे मैं इसको छोड़ देता हूं यहाँ, ये यहाँ पे मैं N लगा देता हूं, क्योंकि आगे लॉन्गेस्ट चेन बनती जाएगी। मैंने आगे लिखा ही नहीं है किसी को, मैंने आगे लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पे ये जो लिंक है इसको हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज। ये लिंकेज कौन सा है? ईस्टर। और यहाँ पे भी लिंकेज कौन सा बनेगा? ईस्टर। इधर भी लिंकेज कौन सा बनेगा? ईस्टर। तो मैंने सिर्फ एक लिंक को लिखा है यहाँ पे भी लिंक ईस्टर बनेगा, इधर भी ईस्टर लिंक बनेगा, मगर यहाँ पे एन आ गया। एन का मतलब है ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में मिल गए। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं पोली ईस्टर। पोली ईस्टर है ये। पोली का मतलब है मेनी, मेनी ईस्टर लिंकेज। अब इसके अंदर है क्या? मोनोमर कौन सा है? इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिफिथिलिक। इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिफिथिलिक एसिड है। इथाइलिन ग्लाइकोल है और टेरिफिथिलिक एसिड का ये पॉलीमर है। इससे क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। अच्छा, तो ये था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब आते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। जो बुक की बातें हैं वो सारी आपको मैं पढ़ा लेता हूं इसके अंदर। जो बुक में पॉलीमराइजेशन के बारे में लिखा हुआ है, कि कोई पॉइंट रह ना जाए इसके अंदर। सब पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं जो बुक में भी हैं। तो ये यहां से स्टार्ट कर लेता हूं मैं। देखो बुक में जो है वो यहां से मैं स्टार्ट कर लेता हूं।
थोड़ा क्लियर कम है, इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। तो यहां पे है ही सिंथेटिक पॉलीमर। देखो यहाँ पे जो बात है वो सिंथेटिक पॉलीमर की है। ये कहता है पॉलीमर जो है हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होगा। जाहिर ही बात है, जब मोनोमर आपस में मिल जाएंगे, मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो मॉलिक्यूल जो पॉलीमर होगा उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड है दैट फॉर्म्स, जो बनता है बाय कॉम्बिनेशन, मिलने से, ऑफ लार्जर नंबर, बहुत ज्यादा तादाद में, ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। या तो एक टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे, या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं कोपॉलीमर, वो मिलकर क्या बना लेंगे, बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। और उन जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका मॉलिक्यूलर मास लो होगा, मगर जो पॉलीमर होगा उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। इसका मतलब होता है लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड जो होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास का कंपाउंड बनाते हैं। उस हाई मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। अच्छा, वो जो पॉलीमर है वो एक जैसे मोनोमर से भी बन सकता है या डिफरेंट टाइप के मोनोमर से भी बन सकता है। अच्छा, पॉलीमर्स आर आइदर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो आपको पढ़ाया था प्रोटीन, नेचुरल सोर्सेज है, प्रोटीन है या एंजाइम है, या सपोज करते हैं स्टार्च है या सेल्यूलोज है या रबड़ है, ये सब क्या है, ये नेचुरल पॉलीमर है। ये सब क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। या सिंथेसाइज पॉलीमर होगा। सिंथेस का मतलब है आर्टिफिशियल इसको बना लेंगे, जैसे बेकलाइट है, नाइलून है, जैसे पोलिस्टर है, जैसे पोलीथीन है, जैसे पीवीसी है, जैसे पीवीए है, जैसे पोलिस्टायरिन है, ये सब सिंथेटिक है। सिंथेटिक पॉलीमर्स are classified into two broad classes on the basis of the process of involved during the preparation। अब देखो, इसको प्रिपेयर करने के जो मेथड्स हैं, उनसे जो बनते हैं वो समझे दो टाइप के हैं, एक एडिशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन। एक एडिशन के तरीके से और दूसरा क्या है, कंडेंसेशन के प्रोसेस से। एडिशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व द सेल्फ एडिशन ऑफ अनसेचुरेटेड, बताया था आपको मैंने, अनसेचुरेटेड मोनोमर जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। इथिन भी अनसेचुरेटेड, विनाइल क्लोराइड भी अनसेचुरेटेड, स्टायरीन भी अनसेचुरेटेड, और विनाइल एसीटेट भी अनसेचुरेटेड, विनाइल साइनाइड भी अनसेचुरेटेड, टू फॉर्म ए जाइंट मॉलिक्यूल। जाइंट का मतलब होता है बड़ा, देव का दामत मॉलिक्यूल बन जाता है उसे, छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। वाइल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट मोनोमर्स हैं और एलिमिनेशन होती है किसकी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, जस्ट लाइक वाटर या मीथेनॉल, बताया था दोनों बातें आपको मैं। अच्छा, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द हीटिंग। हीटिंग के बिहेवियर से भी इनकी क्लासिफिकेशन है। मैंने आपको बता दिया था कि एक थर्मोप्लास्टिक होती है जो हीट देने से सॉफ्ट हो जाती है और कूल करने से हार्ड हो जाती है। एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो दोबारा हीट देने से सॉफ्ट नहीं होती। तो एक है थर्मोस प्लास्टिक softens on heating, heat देने से सॉफ्ट, और regain their original shape properties on cooling, cooling से उसकी प्रॉपर्टीज वापस आ जाती हैं। where thermosetting plastic undergoes irreversible transmission। irreversible का मतलब वापस हीट देने से वो सॉफ्ट नहीं होती। इसका मतलब है इसको दोबारा यूज में नहीं कर सकते, मतलब ये दोबारा यूज में नहीं आ सकती है। तो ये था इनके बारे में। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि कोई पॉइंट रह न जाए। इसके अंदर शायद एक, मैं देखूं शायद उसके अंदर कोई पॉइंट रह गई है। हाँ, ये है। अच्छा, लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा रहता था, ये पढ़ा लेता हूँ। ये भी पढ़ा दिया है मैंने आप लोगों को। अच्छा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पीवीसी है इज वाइडली यूज एज ए थर्मोप्लास्टिक। इसको क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। बता दिया था आपको मैंने, ये थर्मोप्लास्टिक है। हीट देने से सॉफ्ट हो जाती है और कूल करने से हार्ड हो जाती है, और जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। इट इज नोन फॉर एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। ये एक्सीलेंट इसकी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होती है,
इनको इंसुलेटर के तौर पर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल केबल जो होती है उसके ऊपर जो कवर चढ़ा होता है, इंसुलेटिंग कवर जो होता है वो उसी से बनता है। लाइट वेट एंड लो कास्ट, इसका लाइट वेट भी है, लो कास्ट भी है। पीवीसी इज यूज फॉर इन एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। पीवीसी जो बनता है वो विनाइल क्लोराइड के एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। उसको हम हीट देते हैं 60 से 70 तक इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो मैकेनिज्म क्या होगा, इसका जो मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल वाला होगा, क्योंकि पेरोक्साइड जो कैटलिस्ट है ये फ्री रेडिकल को जनरेट करता है, फ्री रेडिकल को बनाता है। तो इसका मतलब है ये इसका जो रिएक्शन होगा वो फ्री रेडिकल वाला होगा। ठीक है। तो ये हमने पेज पढ़ लिया है। अब आते हैं एक और पेज है इसके बारे में, पॉलीमराइजेशन के बारे में। अच्छा, वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पीवीसी की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं कि पीवीसी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोटल्स, बोटल्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जो बोतलें होती हैं वो बनती हैं, पाइप्स बनते हैं, मेडिकल ट्यूब्स बनते हैं, और ब्लड बैग्स जो ब्लड को कलेक्ट करने की जो बैग्स बनती हैं। और इसके अलावा इंसुलेशन मटेरियल के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर जो कवर चढ़ा होता है, इंसुलेटिंग कवर, वो भी पीवीसी का बना होता है। अब आते हैं नाइलून 66। अभी पढ़ाया था आपको मैंने। तो नाइलून जो 66 है वो सिंथेटिक पॉलीमर है, बता दिया था। ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ, लाइट वेट एंड एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसकी एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, लाइट वेट होता है और इसकी मजबूती बहुत ज्यादा होती है। नाइलॉन 66 इज केमिकली पॉलीअमाइड, ये पॉलीअमाइड है बता दिया था क्योंकि इसके अंदर अमाइड के लिंकेजेस होते हैं। प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, बनता किससे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, बिटवीन हेक्सामिथाइल डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड। और क्या होता है इसके अंदर, एडिपिक एसिड होता है, और जिसके अंदर वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये किसका फार्मूला है, एडिपिक एसिड का है। और वो किसका फार्मूला, हेक्सामिथाइल डाइअमाइन का है। इनमें से वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होने के बाद बनेगा नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 यूज्ड मेकिंग टेंट, टेंट बन जाते हैं, टेंट्स। पैराशूट का कपड़ा बन जाता है, रोप्स बन जाते हैं, फिश नेट बन जाता है। और जो बुर्श, बुर्श होते हैं उसके ऊपर जो हेयर्स लगे होते हैं ऊपर, वो भी बनते हैं। इसके अलावा टायर बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये इनकी तस्वीरें भी दी गई। ये देखो उनकी तस्वीर है, ये पाइप्स हैं, ये जो नायलॉन की डोरी वगैरह होती है उसकी तस्वीर है। तो पहले इसको सेव कर लेते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं। पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद बाकी जो टॉपिक हैं वो छोटे से टॉपिक हैं, उनकी भी रीडिंग कर लेते हैं। बेटा अब दो स्मॉल टॉपिक हैं इसके। एक होता है हेयर डाइज, बहुत ही छोटा। अब देखो ये टॉपिक है सिर्फ, हेयर डाइज, इतना टॉपिक है ये हमारे बुक के अंदर। बाकी बुक में तो, शायद पंजाब की बुक में तो है ही नहीं ये टॉपिक, फेडरल की बुक में है ये। और हमारी बुक में सिर्फ हेयर डाई के बारे में इतना लिखा हुआ है, डाइज के बारे में। मतलब एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो डाइज हैं
डाइज जो हैं बेटा सेमी लिक्विड होते हैं, या लिक्विड होते हैं या सेमी लिक्विड होते हैं। अब उनको कलर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कलर किसके ऊपर? कपड़े के ऊपर जो कलर आता है वो भी डाई के जरिए आता है। कपड़े के ऊपर जो कलर दिया जाता है वो भी डाई के जरिए। अच्छा, डाई के अंदर दो एक्चुअली उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसको कलर देता है, एक उसको कलर देता है, और दूसरा कलर को क्या करता है? मजबूत बनाता है या कलर को स्टेबल बनाता है। मतलब दो कलर के केमिकल्स होते हैं, एक कलर देता है और दूसरा कलर को क्या करता है? स्टेबल बनाता है, ताकि ड्यूरेशन, ज्यादा ड्यूरेशन तक वो पायदार रहे। मगर वो हमारे पास नहीं है। हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे हेयर डाई। कहते हैं दीज आर केमिकल्स दैट चेंज द कलर ऑफ हेयर्स। ये क्या केमिकल्स हैं जो हेयर के कलर को चेंज कर देते हैं। मतलब केमिकल्स हैं जो हेयर के कलर को चेंज कर देते हैं। हेयर डाइज आर क्लासिफाइड इनटू टेम्परेरी एंड परमानेंट। एक होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब है थोड़े अरसे के बाद वो खत्म हो जाएगा, मतलब उसका जो ड्यूरेशन होगी बहुत कम होगी। जो टेम्परेरी होगी उसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा होगी। दोनों खत्म हो जाएंगे वैसे तो, मगर टेम्परेरी जो है वो उसका ड्यूरेशन बहुत ही कम है, जबकि परमानेंट जो हेयर डाई उसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा होती है। तो टेम्परेरी जो हेयर डाई है लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड टाइम में खत्म हो जाएगा, कुछ वॉश के बाद वो खत्म हो जाता है। इट इज अवेलेबल इन द वेरियस फॉर्म्स सच एज स्प्रे। स्प्रे की सूरत में भी आता है, जेल की सूरत में भी आता है, या शैम्पू की सूरत में भी आता है। कुछ शैम्पू इस तरह के होते हैं जो हेयर के कलर को चेंज कर देते हैं, जो डाई के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, परमानेंट जो हेयर डाइज हैं रेफर टू द कलरिंग प्रोडक्ट दैट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, जो ज्यादा पीरियड तक चलते हैं, जिनका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ कलरेंट एंड डेवलपर। उसके अंदर कलरेंट होता है, दूसरा क्या होता है मैंने आपको बताया। कलरेंट का मतलब उसको कलर देता है, और दूसरा उसको डेवलप करता है। डेवलप का मतलब है इसको ड्यूरेबल बनाता है, पायदार बनाता है। तो दो चीजें होती हैं, एक कलरेंट होता है, दूसरा होता है डेवलपर। द डेवलपर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जनरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज ए डेवलपर। बस ये इतना लिखा हुआ है हमारी बुक में, इससे ज्यादा नहीं है। इसमें कोई खास बात है भी नहीं। हाँ, डेवलपर के हिसाब से याद करना चाहो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को याद कर सकते हो, बाकी तो कोई इसमें खास बात है ही नहीं। इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने की भी जरूरत इतनी नहीं है। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक है वो होता है एडिसिव के बारे में। एडिसिव, देखो एडिसिव वो लिक्विड होते हैं या सेमी लिक्विड, जिनको इस्तेमाल करते हैं चीजों को जोड़ने के लिए। चीजों को जोड़ने के लिए जिन लिक्विड को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इपॉक्सी रेजन्स भी आ जाते हैं। इपॉक्सी रेजन्स ये भी चीजों को जोड़ देता है। एल्फी जो होती है, एल्फी, कोई चीज टूट जाती है उसको हम एल्फी लगा देते हैं, वो भी चीजों को जोड़ने की मदद करती है। या लकड़ी के जो दो पीसेस होते हैं उनके अंदर भी एक रेजन्स इस्तेमाल होता है, जो उनको दोनों को पीसेस को क्या करते हैं? जोड़ कर रखता है। तो ये एडिसिव जो समझे गिलू टाइप है। ये जो एडिसिव है वो गिलू है, जो क्या कर देता है? दो चीजों को जोड़ देता है। तो इसके लिए है ये, मगर इतना ये भी इसमें खास बात नहीं है। देखोगे पढ़ोगे तो इतनी कोई इस तरह इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं। तो यह है एडिसिव। तो एडिसिव या गिल्यू, एडिसिव भी कह सकते हो, इसको गिल्यू भी कह सकते हो, आर केमिकल्स दैट स्टिक मटेरियल, जो स्टिक कर देता है किसको? मटेरियल को जोड़ देता है आपस में। मटेरियल आपस में चिपक जाएगा आपस में। दे आर लिक्विड्स, ये लिक्विड्स हैं, या सेमी सॉलिड हो सकते हैं। दैट क्रिएट ए बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बनाते हैं, जो क्या करते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं बिटवीन टू सरफेस, आइदर बाय फिजिकल और केमिकल, या तो फिजिकल तरीके से या केमिकल तरीके से, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। ए वाइड वेराइटी ऑफ द एडिसिव, जो वाइड वेराइटी एडिसिव की आर अवेलेबल इन द मार्केट, ईच possessing यूनिक प्रॉपर्टीज। हर एक की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, हर एक की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, हर एक का फंक्शन अलग अलग है। एंड एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन, उनकी जो एप्लीकेशन है वो दी गई हैं। अब यहाँ पे आता है स्टार्च। ये स्टार्च इसको कहा जाता है जिस तरह घर में हम ये बना सकते हैं, आटे से बना सकते हैं। आटे के अंदर पानी डाल दो
और उसकी रबड़ी बना दो, आटे की रबड़ी बना दो, उसको थोड़ा गर्म भी कर लो। उसके बाद जो पोस्टर वगैरह लगाते हैं दीवारों के ऊपर, देखो दीवारों के ऊपर जो पोस्टर लगते हैं वो आटे की, इसको कहते हैं आटे की लई कहते हैं। आटे की लई के तहत आप उसको आप जोड़ सकते हैं। तो ये क्या है, स्टार्च है। स्टार्च किसको कहा जाता है, आपको बताए, अनाज को कहा जाता है। तो इस अनाज की क्या बनाते हैं हम, पेस्ट बना लेते हैं। इस पेस्ट को हम यूज करते हैं किसके लिए, बाइंड करने के लिए। अगर सपोज करते हैं कोई पोस्टर है, कोई चीज लगाना चाहते हैं दीवार के ऊपर, तो स्टार्च के जरिए आप लगा सकते हैं। तो ये एक स्टार्च है। इट इज नेचुरल एडिशन, ये नेचुरल है एडिशन। प्रिपेयर बाय हीटिंग, प्रिपेयर बाय हीटिंग स्टार्च। स्टार्च किसको कहते हैं बेटा, निशास्ते को कहते हैं, अनाज को कहते हैं। सस्पेंडेड इन वाटर, पानी के अंदर डिजॉल्व कर देंगे इसको, उसको हीट करेंगे, एक पेस्ट बन जाएगी, थिक पेस्ट बनेगी। और फिर क्या करेंगे, जो पोस्टर होगा उसके ऊपर वो पेस्ट लगाकर दीवार के ऊपर हम लगा देते हैं। जिस तरह दीवार के ऊपर सबको कहते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं किसी की, तो वो इस तरह के पोस्टर लगा देते हैं, तो वो स्टार्च से लगते हैं। अच्छा, इट हैज लो एडिशन स्ट्रेंथ, मगर इसकी मजबूती कम होती है, इसकी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है ये। वाइडली यूज्ड, मगर इसको यूज किया जाता है क्योंकि ये सस्ती है, आसानी से बन भी जाती है घर में, आसानी से घर में बन भी जाती है। और दूसरा ये कि कॉस्टली भी नहीं है, सस्ती होती है। स्टार्च इज यूज्ड एज ए थिकनिंग एजेंट, ये क्या है, थिकनिंग एजेंट है इन वेरियस फूड प्रोडक्ट्स। मुख्तलिफ जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए थिकनिंग एजेंट्स भी है। एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोग्रेडेबल प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। उसके बाद है इपॉक्सी रीजन। उसके बाद है इपॉक्सी। उसके बाद है इपॉक्सी। बेटा ये भी लिक्विड होता है जो चीजों को बाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो पढ़कर देखो, इसके अंदर आपके पास बुक भी होगी। इपॉक्सी रेजन्स, दीज आर स्ट्रॉन्गर सिंथेटिक एडिशन, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। कॉमनली यूज फॉर बॉन्डिंग मेटल्स, मेटल्स को बांड बांड करने के लिए, प्लास्टिक को बांड करने के लिए, ग्लास को, और सेरामिक एटम्स। सिरामिक का मतलब होता है जिस तरह टाइल्स वगैरह जो लगाते हैं उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ये होता है इपॉक्सी रेजन्स को, सपोज करते हैं कहीं से छत में पानी टपक रहा है, तो इपॉक्सी रेजन्स लगा दोगे तो वो समझे वहां से पानी आना बंद हो जाता है। तो ये किस्म का बॉन्ड है जो उसको होल को बंद कर देता है ये। तो ये मेटल्स को, प्लास्टिक को, ग्लासेस को, सेरामिक्स को जोड़ने के लिए। उसके बाद है सिलिकॉन रीजन्स। अच्छा, रेजन्स का मतलब ये होता है गिलू होता है। दीज आर नोन एज आइदर हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी। हाई थर्मल स्टेबिलिटी इसका मतलब है अगर कोई चीज, सपोज करते गाड़ी का इंजन है, गाड़ी के इंजन में कहीं लीकेज हो गया तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। या गैस किट है, गाड़ी गैस किट कहीं से लीक हो गई है वहां पे लगा सकते हो। तो वहां पे इसका मतलब है ज्यादा हीटिंग से भी वो खराब नहीं होगा। ये इतनी पेस्ट होती है या इतना अच्छा ये जो है एडिसिव है, तो वो हीटिंग से भी खराब नहीं होता। तो इसकी क्या कहता है, हाई स्ट्रेंथ है और हाई थर्मल स्टेबिलिटी है, एंड वाटर रिपेलेंट एबिलिटी, वाटर को ये रिपेल करता है। दीज आर यूज इन सीलिंग इंजन, इंजन को सील करने में यूज करते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी आ सकती है कि भाई इंजन को सील करने में कौन सा रेजन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सिलिकॉन रेजन। या गैस किट लीक हो जाती है, बॉन्डिंग ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को जोड़ने के लिए भी। उसके बाद होता है सुपर ग्लू। सुपर ग्लू क्या है, जिसको हम एल्फी कहते हैं, और ये चीजों को जल्दी जोड़ देती है। देखो एल्फी लगा देते हैं, चीजें जल्दी जुड़ जाती हैं, इसको कहते हैं सुपर ग्लू। इट इज केमिकली नोन एज साइनो एक्राइलेट, ये साइनो एक्राइलेट है, याद कर लो, इसका नाम याद कर लेना, जरूरी याद कर लेना कि भाई कौन सी साइनो एक्राइलेट है, तो सुपर ग्लू है ये। इट इज फास्ट एक्टिंग एडिशन, ये फास्ट जल्दी जल्दी चीजों को जोड़ देता है, जिसको मैं बता रहा था एलपी की बात कर रहा था वही है। अच्छा, बॉन्ड
अब ब्रोकन आइटम सच एज ज्वेलरी है, टॉयज हैं, ऑटोमेटिव्स है, अगर उनको आप जोड़ना चाहते हैं तो ये क्या करता है, जल्दी इनको फास्टली जोड़ देता है। उसके बाद है वुड ग्लू, ये वुड के लिए इस्तेमाल करते हैं। वुड ग्लू का मतलब नाम से पता चलता था कि अगर सपोज करते हैं दो लकड़ी के पीसेस को जोड़ना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, बीच में वुड ग्लू लगा देते हैं। इट्स केमिकली नेम्ड एज पॉलीविनाइल एसीटेट, ये पॉलीविनाइल एसीटेट है, तो इनके नाम वगैरह जो इसके अंदर है वो याद कर लेना। इट इज वाटर बेस्ड एडिसिव, ये वाटर बेस्ड एडिसिव है। इट फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बॉन्ड बिटवीन पीसेस ऑफ द वुड, ये क्या करता है, वुड के पीसेस के दरमियान बॉन्ड बनाता है व्हेन कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर, जब उनको हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर देते हैं। तो आज का जो सिलेबस था आपका वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों को जो है वो टेस्ट पे ध्यान देना होगा, पढ़ाई पे ध्यान देना होगा आप लोगों को। बाकी आपके जो टेस्ट रिमेनिंग रहते हैं वो हम उसका शेड्यूल बना लेंगे जो रिमेनिंग है, क्योंकि अब आपके फर्स्ट ईयर के जो 2 चैप्टर्स हैं जिनका टेस्ट रहता है। बाकी ये इंटर का जो ये चैप्टर है इसका टेस्ट तो इतना नहीं होगा, मगर वो जो आपका टेस्ट होगा इंटर का फुल पूरे सिलेबस का, पूरे सिलेबस के चैप्टर में इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, इसलिए आपको ये पढ़ देना। जब पूरे सिलेबस का आपका टेस्ट हो तब